नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। दिस साइड से कृष्णा गुप्ता इज वेलकम यू। आज के सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज के सेशन में मैं आपको डेरिवेटिव्स के कुछ इलस्ट्रेशंस है जो कि मॉड्यूल में दिए हुए, जिसका प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन नहीं है, उस इलस्ट्रेशंस को देखेंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको अबैंडनमेंट ऑप्शंस ये वाला चीज करवाऊंगा। आज के सेशन में जो आप कवर कराऊंगा मैं आपको, वो कराऊंगा अबैंडनमेंट ऑप्शन। ठीक है, क्या करवाऊंगा आज के सेशन में? अबैंडनमेंट ऑप्शन। आइए शुरू करें। सो लेट्स लर्न एंड लेट्स स्टार्ट। क्या होता है अबैंडनमेंट ऑप्शन? सबसे पहले रियल ऑप्शंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये रियल ऑप्शंस के तीन बच्चे निकल के आते हैं। रियल ऑप्शंस में क्या बोल रहा है? रियल ऑप्शन आर द मेथोडोलॉजीज इन एन अप्रोच टू कैपिटल बजटिंग दैट रिलीज ऑन ऑप्शन प्राइसिंग थियरी टू इवैल्यूएट प्रोजेक्ट। मतलब जितने भी रियल ऑप्शंस होते हैं उनके अंदर कैपिटल बजटिंग का तड़का लगा होता है। कैपिटल बजटिंग में हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली कैपिटल बजटिंग में हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर में कितने कैश फ्लोज होने वाले, उन कैश फ्लोज को लेके आते हैं, पीवी करते हैं और आज के डेट पे लाके देखते हैं कि अच्छा एनपीवी पॉजिटिव आया। अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो हम लोग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर एनपीवी नेगेटिव आया तो हम लोग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसका ऑप्शंस और कैपिटल बजटिंग दोनों का तड़का लगा के लोग रियल ऑप्शंस एक प्रोडक्ट है वो पिक्चर में आता है। एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल ऑप्शंस एंड द रियल ऑप्शंस। क्या डिफरेंस है लगे हाथ आइए वो भी हम लोग देख लेते हैं, सो दैट जो कोई अगर स्मॉल कंफ्यूजन हो तो वो भी आपके क्लियर हो जाए। देखिए डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों में। सबसे पहले यह बोल रहा है कि जो अंडरलाइंग होता है रियल ऑप्शंस के अंदर, रियल ऑप्शन के अंदर जो अंडरलाइंग होता है उसके अंदर क्या होता है? इन रियल ऑप्शन वट एवर द अंडरलाइंग हैव फाइनेंशियल ऑप्शंस। फाइनेंशियल ऑप्शन में अब तक जो क्वेश्चन हम लोग करे आ रहे थे वो फाइनेंशियल ऑप्शन है। अब जो एग्जांपल देखेंगे, जो इलस्ट्रेशन देखेंगे, वो रियल ऑप्शंस के इलस्ट्रेशन होंगे, एग्जांपल होंगे। तो इसके अंदर अंडरलाइंग क्या होता है? हैव अंडरलाइंग एसेट्स दैट आर नॉर्मली ट्रेडेड इन द मार्केट, दैट इज शेयर, स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटी। तो इसके अंदर जो अंडरलाइंग एसेट होता है वो या तो शेयर्स होगा, या तो स्टॉक होगा, या तो बॉन्ड होगा, या तो कमोडिटी होगी। लेकिन रियल ऑप्शन के केस में अंडरलाइंग क्या होता है? हैव अंडरलाइंग द प्रोजेक्ट दैट आर नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट। वो अंडरलाइन प्रोजेक्ट है जो मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा था। ओके। पे ऑफ के केस में देखेंगे, पे ऑफ में क्या बोला? इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस इट इज फिक्स। तो जो भी पे ऑफ होगा इन केस ऑफ फाइनेंशियल ऑप्शन वो फिक्स होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन इन केस ऑफ रियल ऑप्शन इट इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट कैश फ्लो एंड हेंस कैन बी वरीड। लेकिन इन केस ऑफ रियल ऑप्शन हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि कैश फ्लो क्या होगा, और कैश फ्लो के डिपेंड, कैश फ्लो के ऊपर उसका पे ऑफ डिटरमाइन करेंगे कि कैश फ्लो कितना होगा, उसके ऊपर पता चले कि पे ऑफ क्या निकल जाता है। अब पे ऑफ क्या होता है ये तो आपको पता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, और एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। जो हम लोग कंपेयर करके निकाल देता है ना, वो आपका पे ऑफ आता था। एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ फाइनेंशियल ऑप्शन मोस्टली द पीरियड ऑफ दिस ऑप्शन इज शॉर्ट एंड कैन गो मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज पीरियड होता है वो छोटा होता है और 1 साल तक जा सकता है। लेकिन इन केस ऑफ रियल ऑप्शन क्या होगा? द पीरियड ऑफ दिस ऑप्शन मोस्टली स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड हायर देन फाइनेंशियल ऑप्शन। और यहाँ पे जो पीरियड स्टार्ट होता है वो मोस्टली 1 साल के बाद से पीरियड स्टार्ट होगा। अप्रोच कैसा होता है? सिंस दिस ऑप्शंस आर नॉर्मली ट्रेडेड इन द मार्केट दे आर प्राइस्ड। तो ये ऑप्शन मार्केट में नॉर्मली ट्रेड होते हैं, इसके लिए इसका प्राइस दिया हुआ होता है। बट सिंस दिस ऑप्शन आर यूज्ड टू मेक डिसीजंस एंड दे आर वैल्यूड। और जो रियल ऑप्शंस होते हैं उसके लिए क्या हुआ था? उसके बेसिस पे हम लोग को डिसीजन फॉर्म करना होता है, क्योंकि लेंगे नहीं लेंगे इसके लिए उसको वैल्यू किया जाता है। तो ऑलवेज याद रखना आपको, जो रियल ऑप्शन होता है वो हमेशा वैल्यूड किया जाता है, लेकिन जो फाइनेंशियल ऑप्शन होता है उसकी प्राइस निकाल के दी हुई होती है मार्केट के अंदर। तो जो वैल्यूड होता है कैसे होता है उसी का रिगार्डिंग हम लोग अभी इलस्ट्रेशंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो मैं आपको इलस्ट्रेशंस कराने वाला हूँ वो अबैंडनमेंट ऑप्शन के ऊपर कराऊंगा, उसके बाद टाइमिंग ऑप्शन पे लेके जाऊंगा और फिर ग्रोथ ऑप्शन। आज के सेशन में हम लोग अबैंडनमेंट ऑप्शन कवर करेंगे। अबैंडनमेंट का मतलब समझ लेते हैं। अबैंडनमेंट करना हिंदी में इसको बोलते हैं रद्द कर देना, या फिर मैं बोल दूं और इंग्लिश में अनदर वर्ड की सेल ऑफ कर देना, बंद कर देना, खत्म कर देना, क्लोज कर देना। ओके। तो अबैंडनमेंट का मतलब होता है सेल ऑफ कर देना, छोड़ देना, खत्म कर देना, यानी उसको रद्द कर देना, खत्म कर देना। और ये जो होता है अमेरिकन अमेरिकन पुट ऑप्शन की तरफ होता है। पुट ऑप्शन क्यों लिखा है यहाँ पे? व्हाई देयर इज रिटन द पुट ऑप्शन? देखो अबैंडनमेंट मतलब क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। और सेल कहाँ पे आता है? कॉल पे आता है कि पुट पे आता है? वो तो पुट पे आता है ना। तो इसके अंदर स्टोरी कैसे चलती है? एकदम सिंपल चलती है। वो क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो,
अगर मार्केट बढ़ा तो इतना भी पैसा जा सकता है, लेकिन मार्केट गिरा तो उसकी वैल्यू आप बेच सकते हो। क्वेश्चन एकदम सिंपल चलेगा कि एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, मार्केट गया तो उसको बेचने की जरूरत नहीं है उस प्रोजेक्ट को, लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरा तो उस प्रोजेक्ट को आप सम अमाउंट में आप सेल ऑफ कर सकते हो। वो प्रोजेक्ट क्वेश्चन ऐसा होगा, और आज के डेट में बताओ उस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो हम लोग को वही निकालनी है, उस ऑप्शन की वैल्यू क्या निकल के आएगी। क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। बट अबैंडनमेंट ऑप्शन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले लिखा है प्लीज रिफर क्वेश्चन नंबर 5 एंड सॉल्व इट। एग्जाम के एक दिन पहले आपको ये क्वेश्चन रिफर करना और सॉल्व करके भी जाना है। ओके, अब देखते हैं कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार आपको स्टेप रिफर करा लेता हूँ, फिर उसके बाद तो 4 स्टेप में इसका जो इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व हो जाता है। स्टेप नंबर 1 में ड्रॉ करना है डिसीजन ट्री शोइंग पे ऑफ। ओके, यानी आपको एक डिसीजन ट्री बनाना है, पे ऑफ कितने नोट पे क्या पे ऑफ आ रहा है वो। स्टेप नंबर 2 में यूजिंग रिस्क न्यूट्रल मेथड कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई डिमांड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लो डिमांड। रिस्क न्यूट्रल मेथड का यूज करके आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, हाई डिमांड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लो डिमांड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड यूज हियर इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट का यूज करके निकालना है। कैसे निकालेंगे अभी हम लोग इलस्ट्रेशंस पाएंगे, सारी चीजें सीखेंगे, डोंट वरी। स्टेप नंबर 3 में एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेंगे, ईयर 1 के एंड पे कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या आ रहा है। और स्टेप नंबर 4 में ये जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ आएगा वो तो 1 साल बाद आ रहा होगा, उसको पीवी करके लाएंगे प्रेजेंट वैल्यू पे करके, तो कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टेप नंबर। ठीक है, तो आइए हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन से आपके जो सॉल्यूशन डाउट्स है वो और भी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे इस टाइप के वेराइटी का क्वेश्चन आता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको मैं अभी रिवाइज कराने जा रहा हूँ, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मार्क दिस वर्ड्स। तो देखिए क्या लिखा, IPL already in production of fertilizer is considering a proposal of building new plant to produce pesticides। तो IPL एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है फर्टिलाइजर, जो कंसिडर कर रही है कि उसको एक न्यू प्लांट बनाना है जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस करेगा। तो यानी ये कैपिटल बजटिंग जैसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग को एक न्यू प्रोजेक्ट में अंदर इन्वेस्ट करना है। सपोज द पीवी ऑफ प्रपोजल इज 100 करोड़ विदाउट अबैंडनमेंट ऑप्शन, यानी ये जो भी ऑप्शन होते हैं, अब अबैंडनमेंट ऑप्शन मतलब होता है कि एक बार अबैंडनमेंट ऑप्शन को एक बार साइड में रखो, ये बोल रहा है कि पीवी निकालेंगे अगर हम लोग इस न्यू प्लांट का, तो वो कितना आ जाएगा, 100 करोड़ आ जाएगा। यानी फ्यूचर में इस प्लांट से जितने भी कैश फ्लो होने वाले होंगे, उन कैश फ्लोज का अगर हम प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो आज के डेट में जो पीवी निकालेंगे वो 100 करोड़ होगा, लेकिन उसके अंदर अबैंडनमेंट ऑप्शन नहीं होगा। यानी उसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देंगे कि अगर मान लो 3 साल 4 साल बाद अगर वो प्रोजेक्ट लॉस में जा रहा है तो हम उसको बेच सकते हैं, वो वाला ऑप्शन उसके अंदर नहीं दिया होगा। यानी उस प्लांट को अपन सेल ही नहीं कर सकते हो। तो जब आप सेल नहीं कर पाओगे उसके, एक मिनट रुकिएगा, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ये बोल रहा है ये जो प्लांट है, ओके, इस प्लांट में अगर आप विदाउट अबैंडनमेंट ऑप्शन लेते हो, विदाउट अबैंडनमेंट ऑप्शन लेते हो, तो उस केस में आज के डेट में जो इसकी पीवी निकल के आएगी, प्रेजेंट वैल्यू, वो निकल के आ जाएगी 100 करोड़। यानी इस वाले रूट में ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि जब अगर आपको कभी लगे कि ये जो प्लांट है ये प्लांट लॉस में जा रहा है, तो उस केस में उसको सेल ऑफ नहीं कर पाओगे। तो विदाउट सेल ऑफ, विदाउट पुट ऑप्शन, वहां पे कोई सेल ऑफ का प्रोविजन नहीं होगा। तो उस केस में अगर आप इसके कैश फ्लोज को पीवी करोगे तो वो आएगा 100 करोड़ रुपीस। लेकिन एक अनदर भी केस बता रहा है, एक अनदर केस आएगा अगर विथ अबैंडनमेंट ऑप्शन है, विथ अबैंडनमेंट ऑप्शन है, तो उस केस में बताओ वैल्यू क्या निकल के आएगी। उस केस में वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो हम लोग वही सारी चीजें अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। तो जो पहला लाइन बोला वो इसने यही बोला दैट सपोज द पीवी, सपोज बोल रहा है अज्यूम करो द पीवी ऑफ प्रपोजल इज 100 करोड़ without abandonment option, and however if market condition for pesticides turns out to be favorable the PV of proposal shall increase by 30%। अगर मान लो उसका जो मार्केट का कंडीशन है अगर वो फेवरेबल हुआ, यानी अच्छा हुआ, तो उसका जो पीवी है वो बढ़ जाएगा 30% से, यानी 100 करोड़ की जो पीवी अगर फेवरेबल हुआ तो वो 130 करोड़ हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड इफ मार्केट कंडीशन रिमेन्स स्लगिश यानी वो प्रॉपर नहीं चल रहा, खराब चल रहा है, सो द पीवी ऑफ प्रपोजल शैल बी रिड्यूस्ड बाय द 40%। तो ये जो 100 करोड़ की पीवी थी वो 40% से रिड्यूस होकर 60 करोड़ पे आ जाएगी। एंड इन केस कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग द प्रोजेक्ट इट कैन डिस्पोज ऑफ फॉर ₹80 करोड़। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि उसको प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं करना है तो वो प्रोजेक्ट क्या कर सकती है, डिसकंटिन्यू कर सकती है। और डिसकंटिन्यू करने पे जैसे वो डिस्पोज ऑफ करेगी उसको 80 करोड़ रुपीस हाथ में मिल जाएगा।
तो सवाल एकदम सिंपल है, सपोज करना है कि जो भी पीवी है वह 100 करोड़ रुपीज है। ओके, अगर मान लो मार्केट अच्छा गया तो 30% से पीवी बढ़ के 130 करोड़ हो जाएगी, लेकिन अगर मार्केट अच्छा नहीं गया तो 40% से लेस होकर उसकी जो पीवी आएगी वो 60 करोड़ होगी। और अगर कंपनी को लग रहा है कि उसको प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं करना है तो वो उसको 80 करोड़ में सेल ऑफ कर सकती है। ये यहाँ तक का सिनारियो है। ये बोल रहा है इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अबांडनमेंट ऑप्शन। एक मिनट रुकिए, सॉरी वो थोड़ा कॉल आ गया था। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन एकदम समझ में आ चुका है, एकदम सिंपल है कि एक प्रोजेक्ट है, प्लांट है, अगर उसका हम पीवी निकालेंगे तो 100 करोड़ रुपीज आएगा विदाउट अबांडनमेंट ऑप्शन, विदाउट अबांडनमेंट ऑप्शन। बट वो बोल रहा है अगर मार्केट अच्छा चला तो 30% से पीवी बढ़ सकती है, यानी 130 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट स्लगिश हुआ तो उसकी पीवी 100 करोड़ नहीं होगी, 40% से लेस हो जाएगी, 60 करोड़ हो जाएगी। और उस केस में कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि अगर उसे प्रोजेक्ट को बेचना है, अगर वो नॉट इंटरेस्टेड है तो वो उसको 80 करोड़ में डिस्पोज ऑफ कर सकती है। तो वो जो ऑप्शन है ना 80 करोड़ में डिस्पोज ऑफ कर सकती है, उसी की वैल्यूएशन करनी है। तो ये देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले जो चीज है वो मैंने लिख दी कि द गिवन इन्फॉर्मेशन इज 100 करोड़ एंड इफ मार्केट फेवरेबल होगा देन पीवी इंक्रीज बाय 30% और इफ मार्केट स्लगिश देन पीवी रिड्यूस बाय 40%। ओके, उसके बाद बोल रहा है इफ कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड देन इट कैन डिस्पोज ऑफ रुपीज 80 करोड़ रुपीज में वो बेच सकते हैं। रिस्क फ्री रेट दे दिया 8% एंड आपको निकालना है वैल्यू ऑफ अबांडनमेंट ऑप्शन। कैसे निकालेंगे देखिए, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले डिसीजन ट्री बनाएंगे कि पे ऑफ कितना आ रहा है। तो आइए पे ऑफ निकालेंगे। ईयर 0 में अगर मैं पे ऑफ निकालूं तो मुझे तो 100 करोड़ रुपीज मिल जाएगा, उसकी कोई तकलीफ नहीं। ईयर 1 में देखेंगे, क्योंकि ये जो मार्केट ईयर 1 ईयर बाद होगा ना, अभी नहीं होगा। मार्केट अच्छा चला तो ऐसा अजम्पशन ले रहे हैं, यहाँ पे ऐसा अजम्पशन लिया नहीं है कि 1 ईयर बाद होगा, बट आपको ऐसा समझना है कि 1 ईयर के बाद वाली चीज है, क्योंकि 1 ईयर का एटलीस्ट टाइम गैप तो लगेगा। तो 1 ईयर बाद अगर आप देखोगे, अगर मार्केट अच्छा गया 30% से इंक्रीज होगा, बोला ना अगर मार्केट फेवरेबल हुआ तो 30% से इंक्रीज होगा, तो उस समय देखेंगे तो पीवी कितनी हो जाएगी 130। ये तो आज के दिन बोला है ना, एक साल बाद बोल रहा है अगर आफ्टर 1 ईयर मार्केट अच्छा गया तो 130 करोड़ हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट अच्छा नहीं गया तो उस केस में मार्केट की वैल्यू पीवी हो जाएगा 60 करोड़। यहां तक क्या आपको क्लियर है? जी हाँ। अब हम लोग पे ऑफ निकालेंगे। ये पे ऑफ किस चीज का? ये जो पे ऑफ है ना, ये पे ऑफ पुट ऑप्शन वाला पे ऑफ है। अब मुझे बताओ, अगर मार्केट अच्छा जा रहा है, प्रॉपर जा रहा है, फेवरेबल हो गया, पीवी 130 करोड़ हो गई, तो क्या उस केस में आप प्रोजेक्ट को बेचोगे? ऑफ कोर्स नहीं बेचेंगे, क्योंकि मार्केट तो अच्छा जा रहा है। तो इस केस में हम लोग प्रोजेक्ट को बेचेंगे ही नहीं। तो क्या हम लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे? ऑप्शन भी एक्सरसाइज नहीं होगा, और जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा ही नहीं तो उस केस में पे ऑफ क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये समझा पे ऑफ जीरो कैसा है? हाँ। अगर सेकंड केस मार्केट डाउन हो गया, 60% हो गया, 60 करोड़ मिलने वाला है पीवी, हम लोगों ने सोच कर रखा था यार मार्केट अच्छा ज्यादा तो टेंशन नहीं। अब मार्केट डाउन हो गया, जब मार्केट डाउन हो गया तो आपके हाथ में ऑप्शन था कि इस चीज को आप 80 करोड़ में बेच सकते, 60 करोड़। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 60 करोड़ में। लेकिन यू हैव ऑप्शन इन योर हैंड कि अगर आप चाहो तो उस ऑप्शन के तहत इस नॉट इंटरेस्टेड, ये जो बिजनेस है जो लॉस मेकिंग हो गई, यानी मार्केट इसका डाउन हो गया, इसकी वैल्यू आज के डेट में 60 करोड़ है, तो आपके हाथ में ये ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो इसको 80 करोड़ में डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। तो आप ये 60 करोड़ में क्यों डिस्पोज ऑफ करने जाओगे? आप सीधा सीधा जाओगे ना 80 करोड़ में, तो उस केस में क्या कर लोगे? आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, और यहाँ पे जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो 80 करोड़ डिस्पोज ऑफ वैल्यू हो जाएगी। यानी मान लो 80 करोड़ एक तरह से स्ट्राइक प्राइस है, माइनस एक्सरसाइज प्राइस इज इक्वल टू 20 करोड़। तो उस केस में जो 20 करोड़ का पे ऑफ है उसको मिल जाएगा। तो आपको ये डिसीजन ट्री समझ में आया? एकदम सिंपल है। ईयर 1 पे 0 था, 1 ईयर बाद बढ़ गई 130 हो जाएगी, और अगर डाउन हो गया प्राइस तो 60 हो जाएगा। पे ऑफ क्या निकल के आएगा? अगर मेरा मार्केट बढ़ा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मार्केट गिर गया, 60 पे आ गया, तो उस केस में तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, क्योंकि उसकी जो करंट वैल्यू 60 करोड़ रुपीज है। लेकिन मार्केट में एक दूसरा ऑप्शन है जो बोल रहा है कि अगर आपको इस प्रोडक्ट, अगर आपको इसको प्लांट को डिसकंटिन्यू करना है तो आइए बेच दीजिए 80 करोड़ रुपीज में। तो ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा और वो हो जाएगा 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 करोड़। ओके, चलो स्टेप नंबर 2 में मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी निकालनी है हाई डिमांड और लो डिमांड की। तो सपोज करेंगे हाई डिमांड की प्रोबेबिलिटी P है और जो लो डिमांड है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P है। एज यूजुअल रिस्क न्यूट्रल मेथड में जो हम लोग फॉलो करते हैं वो चीज है। अब आपको है ना यहाँ पे इज इक्वल टू 8% लिखनी है। ये 8% क्यों लिखना है आपको? द वेरी सिंपल रीजन इज दैट कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे मार्केट में तो आपको 8% का रिटर्न मिलेगा, उस एंगल से आपको लिखना। तो 8% इज इक्वल टू P। आपका प्राइस हाई हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%, जो कि क्वेश्चन में लिखा है। अगर प्राइस हाई होने की प्रोबेबिलिटी 30% है, प्लस 1 माइनस P मल्टीप्लाई बाय -40।
-40 क्यों किया, क्योंकि गिरने की प्रोबेबिलिटी -40 है, और ये मालूम है 1 माइनस पी गिरने वाला ही चीज है, तो 1 माइनस पी जो आएगा प्रोबेबिलिटी -40% क्या कि हम लोग को इतना तो लॉस हो जाएगा ना, 40% गिरेगा यानी माइनस होगा वो चीज। देखो सिंपल है, जब ये 100 में प्लस हो रहा था हम लोग ने 30 प्लस कर दिया वहां पे, तो 30% लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 100 में माइनस होगा तो हम लोग ने -40 किया ना, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे -40% कर दिया। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है, रिस्क न्यूट्रल मेथड आप जैसे सॉल्व करते थे आपको उसी तरह करना है, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जस्ट ये वाला जब आप इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे -40% आएगा, या फिर जैसे भी क्वेश्चन में चीजें दी गई होगी वहां पे आप माइनस लिख देना। एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना, इसके लिए मैंने लिख दिया दिस इज नेगेटिव बिकॉज डाउन एंड दिस इज पॉजिटिव बिकॉज अप, ये चीजें भी मैंने लिख दी है सॉल्यूशन में। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, 8% को आप 8/100 लिख सकते हो, 8 डिवाइड बाय 100, पी एज इट इज आएगा, 30% को आप 30 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हो, प्लस का साइन एज इट इज आएगा, 1 माइनस पी भी 1 माइनस पी एज इट इज होगा, देन -40 अपॉन 100 कर दोगे 40% को, फिर आप आगे सॉल्व करोगे, 8 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.08 आएगा, विच इज इक्वल टू एंड पी मल्टीप्लाई बाय, इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.30 आएगा, प्लस एज इट इज है 1 माइनस पी भी एज इट इज है, और ये -0.40। आपको अगर माइनस ऐसा नहीं दिख रहा है तो मैं और अच्छे से कर लेता हूँ कि दिस इज -0.40, ओके, और ये मल्टीप्लीकेशन में है, अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना है तो मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन भी लगा देता हूँ, दिस इज एन मल्टीप्लीकेशन, ओके। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये भी एज इट इज होगा, ये भी इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, पी मल्टीप्लाई बाय 0.30 पी हो जाएगा, माइनस, अब ये कैसे होगा वो ध्यान दो, देखो ये है 1 माइनस पी मल्टीप्लाई बाय -40, अब -40 जाके ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब -40, इसको जाने दो, जब -40 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा -0.40, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, और आपको मालूम है प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाता है, सॉरी गलत लिख दिया, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो साइन आएगा माइनस, इसके लिए हो जाएगा -40, और देखो यहाँ पे माइनस पी है, यहाँ पे -40 है, तो ये 40p तो हो जाएगा, आगे साइन किसकी आएगी, प्लस की आएगी, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये कैसे डिराइव हुआ, वो चीज मैंने आपको बता दी। देन आफ्टर आप आगे सॉल्व करोगे 0.08 इज इक्वल टू 0.40 कैसे, आप ये चीज को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, एंड आगे देखोगे तो ये है 0.30 प्लस में p और प्लस 0.40 p, इसको और इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस 0.70 p, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो माइनस में है 0.40 वहां पे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.08 प्लस 0.40 इज इक्वल टू 0.70 p, ठीक है। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, ओके। फिर p यहाँ पे 0.48 एज इट इज होगा, ये इससे मल्टीप्लीकेशन है 0.70 मल्टीप्लाई p में, तो 0.70 वहां से निकल के यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.48 डिवाइड बाय 0.70 विच इज इक्वल टू p। फिर आप p का वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.686, तो ये प्रोबेबिलिटी है इंक्रीज होने की, तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होने की कितनी आ गई 0.686, तो अगर इंक्रीज होने की आपको पता चल गई तो आप डिक्रीज के निकाल सकते हो, यानी लो डिमांड के निकाल सकते हो, आपको हाई डिमांड पता चल गया कि हाई होने की कितनी है, तो आपने लो डिमांड की निकाल दी 1 माइनस 0.686 एंड विच इज इक्वल टू 0.314, तो आपको हाई का पता चल गया, लो का पता चल गया। अब हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड पे ऑफ। अब एक्सपेक्टेड पे ऑफ का हम लोग ने ट्री डायग्राम तो बना दिया था, पे ऑफ हाई होने की 0 थी और लो होने की पे ऑफ कितनी थी 20 थी, तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक्सपेक्टेड मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है, तो देखो वही किया हुआ है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट ईयर वन के एंड में कितना होगा, p मल्टीप्लाई बाय 0 यानी प्रोबेबिलिटी हाई होने मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 माइनस p मल्टीप्लाई बाय 20, ये 20 कहां से आया, ट्री डायग्राम जो अभी हम लोग ने बनाया था 20 करोड़ वो है, ठीक है। ये देखो ये ट्री डायग्राम अभी हम लोग ने बनाया था ना, पे ऑफ 0 और ये वाली चीज है, तो यहाँ पे भी मैं चाहिए तो 0 करोड़ लिख देता हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, लिख दिया, क्रोट हो रहा है, रुक जाओ, जीरो करोड़, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी अप होने की प्रोबेबिलिटी मैंने लिख दी 0.686 जैसे कि यहाँ से निकाला था, और डाउन होने की प्रोबेबिलिटी भी मैंने लिख दी 0.314, ये 0 करोड़ एज इट इज है, 20 करोड़ एज इट इज है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 करोड़ आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6.28 करोड़ आएगा, इन दोनों का प्लस करोगे
तो 1 साल के बाद जो उसकी एक्सपेक्टेड पे ऑफ आ रही है वो आ रही है 6.28 करोड़। अब आपको आज के दिन में, अब ये जो है यही तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करने पे पे ऑफ मिलेगा, बट दिस इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ आफ्टर 1 ईयर। अब आपको आज के दिन में देखना है, तो आज के दिन में कैसे आएगा, उस चीज को हम लोग पीवी करेंगे, डिस्काउंटिंग कर देंगे। तो डिस्काउंटिंग करने के लिए सिंपल सा चीज है, पीवी ऑफ एक्सपेक्टेड पे इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू 6.28 करोड़ ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 1.08। 08 कहां से आया, 1.08, ये 1 प्लस आर वाला चीज है। दिस इज नथिंग बट द 1 प्लस आर। 1 प्लस आर, आर की रेट 0.8 थी, इसके लिए 1.08 हो गया, और इसको हम लोग जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 1.08 होगा। तो लिख के बताता हूँ, इट इज नथिंग बट द 1 प्लस आर। ये क्या है, 1 प्लस आर, और 1 प्लस आर है 0.08, फिर इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 1.08। तो ये हम लोग डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू में लेके आ रहे हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 6.28 करोड़ डिवाइड बाय 1.08 करोड़, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.81 करोड़। क्योंकि ये जो अमाउंट है 6.28 करोड़ की, वो आज नहीं मिलने वाली, 1 ईयर आफ्टर मिलने वाली है। तो अब मुझे आज पता करना है ना कि आज वो उसकी ऑप्शन की वैल्यू क्या है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पीवी करते हैं और आज के दिन पे लेके आते हैं। तो आ जाएगी आपकी पीवी, और ये हो जाएगा 5.81 करोड़। आपको ये वाली बात याद रखनी है कि जो अबांडनमेंट ऑप्शन होता है वो पुट ऑप्शन होता है। तो इसके लिए वैल्यू ऑफ अबांडनमेंट ऑप्शन कितनी निकल के आ गई, 5.81 करोड़। ठीक है, तो ये तकरीबन अगर आपके एग्जाम में आया तो मे बी 4 to 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि न्यूली चीज है, और मैं 24 के मॉड्यूल्स में ही इन इलस्ट्रेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब तक तो आया नहीं है, तो आ सकता है, इसकी पूरे चांसेस है। तो ये चाहिए तो आपको मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। लेट्स हैव अ सॉल्यूशन व्यू। एक मिनट रुक जाइए। ये देख लीजिए, दिस वन, और ये स्टेप नंबर आपका 4। तो विद दिस आई कंप्लीट योर अबांडनमेंट ऑप्शन। उसका जो इलस्ट्रेशन था वो भी करा दिया, इसका सॉल्यूशन है वो भी करा दिया। इसके नोट्स और ये जो सॉल्यूशन का पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और एक डाउट सपोर्ट ग्रुप भी है, वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये दोनों टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का ग्रुप जो डाउट सपोर्ट ग्रुप है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो यू कैन ज्वाइन दैट, एंड इफ एनी क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग एएफएम यू कैन आस्क देयर ऑन डायरेक्टली। ओके, डोंट वरी। एंड जस्ट इस ऑप्शन को, ये जो अबांडनमेंट ऑप्शन का जो क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए ताकि आपका भी एक हैंड प्रैक्टिस हो जाए। एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन से कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ, एंड मिलते हैं, सी यू सून। पिक्चर अभी बाकी है।